हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप लोगों की सीए एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। इन ऑर्डर टू असिस्ट इन यू इन दी प्रिपरेशंस ऑफ योर एग्जामिनेशंस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दी अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल फॉर दी अपकमिंग नवंबर 20 सीए एग्जामिनेशंस एज पर दी स्टैट्यूटरी अपडेट ऑफ आईसीएआर। हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करने वाले हैं उन सारे अमेंडमेंट्स की जो कि इंस्टीट्यूट द्वारा रिलीज किए गए हैं दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर योर नवंबर 20 एग्जामिनेशंस। दिस पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द अमेंडमेंट्स दैट आर रिलेवेंट फॉर इनकम टैक्स। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। सबसे पहली चीज जो कि इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी चीज के अमेंडमेंट से रिलेटेड या अमेंडमेंट क्यों अलग से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो बेसिकली कोई भी चीज जब चेंज होती है, अमेंडमेंट्स आते हैं, इट बिकम्स रेलेवेंट फॉर अस टू गो थ्रू इट बिकॉज इट इज अगेन वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कभी भी जब कोई भी अमेंडमेंट आते हैं इट ऑटोमेटिकली बिकम्स बाय डिफॉल्ट बिकम्स द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस जो है वो थोड़ा ज्यादा होते हैं। सो इसीलिए अलग से अगर हम अमेंडमेंट्स को स्टडी करेंगे तो आप लोगों को ध्यान में रहेगा कि हाँ, ये जो सारी चीजें हैं ये स्पेसिफिकली हमारे अटेम्प्ट के लिए एज ए पार्ट ऑफ स्टैट्यूटरी अपडेट डिक्लेयर करी गई है। सो शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। हर एक अमेंडमेंट लेने के पहले मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लूंगी क्योंकि एकदम से प्रोविजन हिट करने में कभी कभी दिक्कत आती है और हम टॉपिक वाइज चलेंगे तो वी विल हैव टू स्विच फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। सो सबसे पहले हम एक बेसिक आइडिया लेंगे कि किस संदर्भ में इस अमेंडमेंट की बात करी जा रही है एंड देन वील मूव ऑन टू द अमेंडमेंट्स। सो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स मतलब हमारा वही बेसिक डेफिनेशंस ऑफ इनकम टैक्स एंड द टैक्स रेट्स दैट आर एप्लीकेबल ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्संस, जिसमें लास्ट में आफ्टर यू डिस्कस योर टैक्स रेट्स वी नॉर्मली डिस्कस दी सरचार्ज एंड रिबेट एंड सेस वाला पार्ट। सरचार्ज इज बेसिकली एन एडिशनल टैक्स जो कि हम लोग जानते हैं जो एक पर्सन को देना होता है अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि उसकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा है। सो इट इज बेसिकली अ वे ऑफ टैक्सिंग द हायर इनकम ग्रुप, उनको एक्स्ट्रा टैक्स देने के रूप में एक तरीके से सरचार्ज लाया गया है। सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी हम लोगों को पता है कि इंडिविजुअल्स, एचयूएफ्स, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस, इन लोगों के केस में जो सरचार्ज एप्लीकेबल है, लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज द जनरल प्रोविजन। तो जो एप्लीकेबिलिटी है दैट इज अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है, मतलब 50 लाख से कम या 50 लाख के बराबर है तो यू आर नॉट सपोज टू पे एनी सरचार्ज। अगर 50 लाख से ज्यादा है पर 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ के अंदर है, देन आपको 10% से सरचार्ज देना होता है। तो सरचार्ज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर एंड अबव योर इनकम टैक्स। तो अगर आपका इनकम टैक्स आ रहा है 5 लाख रुपए तो 10% मतलब 50,000 हो जाएगा आपका सरचार्ज। नेक्स्ट है आपका अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ तक की आपकी इनकम है तो 15%, अदरवाइज 2 से 5 25% एंड मोर देन 5 करोड़ अगर है तो 37%। सो दीज आर द जनरल रेट्स दैट वर गिवन बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बाय वे ऑफ अ प्रेस रिलीज, जिसमें ये एडिशनल और सरचार्जेस भी इंट्रोड्यूस करे गए थे और स्लैब्स को इस तरीके से बांट दिया गया था। अब यहां पर से स्पेसिफिकली ये बोला गया है कि जो इनकम्स 111A और 112A के हिसाब से अकाउंटेबल होती हैं, ना कौन सी इनकम्स होती हैं ये? 111A इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सर्टेन स्पेसिफिक असेट्स, 112A इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सम स्पेसिफिक असेट्स। तो उन केसेस में जो इनकम टैक्स लगाया जाता है, अगर आप उस सेक्शन के हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो तो दैट पर्टिकुलर इनकम, ऑन दैट पर्टिकुलर इनकम दीज टू रेट्स विल नॉट बी एप्लीकेबल। तो सबसे पहले हम लोगों को अमेंडमेंट की लैंग्वेज समझनी है और फिर उसका इंप्लीकेशन समझना है। दिस इज द वे हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स। सो बेसिकली सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि अमेंडमेंट आया क्या है। तो अमेंडमेंट ये आया है कि नॉर्मली तो ये रेट्स एप्लीकेबल रहेंगी, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की टोटल इनकम में कोई इनकम जुड़ी हुई है जो कि या तो 111A के हिसाब से टैक्सेबल है या 112A के हिसाब से टैक्सेबल है, तो फिर उन इनकम्स
के ऊपर 25 और 37% वाला सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सो व्हाट इज द इन्फेरेंस ऑफ दिस प्रोविजन कि मतलब अगर आपकी इनकम में 111A और 112A की इनकम जुड़ी हुई है तो मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज जो कि लगाया जा सकता है वो हो जाएगा 15%। 15% से ज्यादा सरचार्ज उस इनकम पर नहीं लगेगा। अगेन पे अटेंशन, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी इनकम में वो इनकम जुड़ी हुई है तो आपकी पूरी ही इनकम पे 15% लगेगा। वो हम समझेंगे एक एक केस लेकर अच्छे से, क्योंकि ये प्रैक्टिकली दिक्कत आ सकती है। सेम अमेंडमेंट वाज एप्लीकेबल फॉर May 20 एज वेल। तो अगर आप लोगों ने May 20 के हिसाब से भी प्रिपेयर किया हुआ है तो आप लोगों ने शायद ये उस समय पर भी रीड किया होगा, लेकिन क्योंकि उसके बाद अटेम्प्ट ही नहीं हुआ सो देयर इज अ चांस कि अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो हमको ये चीज समझनी है अच्छे से कि कब 25% लगाना है, कब 37 लगाना है, कब 15 लगाना है और कब आधे पर 25 और आधे पर 15 लगाना है। सो सबसे पहली चीज तो हमने ये समझ ली कि जो सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी है उसमें चेंज आया है, वो भी सिर्फ किस केस में, उस इनकम पे जो कि 111A या 112A के हिसाब से टैक्सेबल है। अब समझ लेते हैं, अगर हम इनमें से किसी स्लैब में आ रहे हैं, मतलब अगर हमारी इनकम 2 करोड़ से एक्सीड नहीं हो रही है तो हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, 2 करोड़ तक सरचार्ज की रेट ऑलरेडी 15% है और डिपार्टमेंट ने बोला है कि उन दोनों इनकम के ऊपर 15 से ज्यादा का सरचार्ज नहीं लगाना है। तो कोई टेंशन है क्या? नहीं। जब आपकी पूरी ही इनकम के ऊपर 10% का सरचार्ज लग रहा है तो आपको 111A और 112A के लिए अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सो इफ योर इनकम इज विद इन 2 करोड़ या डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ अगर हम बोलें, तो क्योंकि हमारी रेट ही 15-10 है जो कि ऑलरेडी 15 या उससे कम की है, तो इन यहाँ तक के केसेस में हमको कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सो व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग सरचार्ज इन योर एग्जामिनेशन, पे अटेंशन कि क्या हमारी इनकम में 111A 112A जुड़ा हुआ है, अगर है तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं इधर मतलब कहाँ, 25 और 37% पर। मतलब अगर मेरी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है पर 5 करोड़ तक है तो 25%, 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। अब यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बाइफर्केशन करना पड़ेगा। मतलब जितनी इनकम 111A की है या 112A की है या दोनों ही इनकम्स अगर दी हुई है, उन इनकम्स के ऊपर आप 15% लगा दोगे सरचार्ज, बची हुई इनकम पर जो भी एप्लीकेबल रेट रहेगा वो लगेगा। सो बची हुई इनकम पर या तो 25 या तो 37। क्लियर? यहाँ तक हमने ये चीज समझी कि बाइफर्केशन का कॉन्सेप्ट ही तब आएगा जब आपका इनकम 2 करोड़ के ऊपर है। 2 करोड़ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब जब आप बाइफर्केट करते हो तब आपको एक और छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है। यहाँ पर यू हैव टू एनालाइज द रीजन why we are getting into this particular slab। मतलब हम लोग जो 2 से 5 करोड़ के स्लैब में आए हैं, क्या वो हम 111A की इनकम के कारण आए हैं, या अगर वो इनकम नहीं भी हुई होती तो भी हम उस पर्टिकुलर स्लैब में आ जाते। मतलब एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज आपकी इनकम 2.5 करोड़ है, ठीक है। इस 2.5 करोड़ में से 111A और 112A की जो इनकम है वो सिर्फ 30 लाख रुपए है। तो टोटल इनकम है आपकी 2.5 करोड़, लेकिन जो आपकी स्पेशल वाली इनकम है, मतलब हम अभी जिसकी बात कर रहे हैं, वो सिर्फ 30 लाख है। तो अगर ये इनकम नहीं भी हुई होती, अगर ये 111A और 112A की इनकम नहीं भी हुई होती तो भी हमारी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा रहती, बराबर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू एनालाइज इन दिस केस इज दैट इज योर इनकम फॉलिंग इन 25% और 37% स्लैब बिकॉज ऑफ 111A, और अगर ये इनकम नहीं भी हुई होती तो भी आप इसी स्लैब में आते। अगर हम 111A के कारण उस स्लैब में आ रहे हैं तो कैलकुलेशन अलग तरीके से होगा। अगर हम 111A के कारण उस स्लैब में नहीं जा रहे, बाय डिफॉल्ट हमारा स्लैब कैलकुलेट क्रॉस हो चुका था, 111A ने और बढ़ा दिया इनकम और कुछ नहीं किया है, तो वो इनकम नहीं भी हुई होती तो भी हम 2 करोड़ या 5 करोड़ पार कर चुके थे। लेकिन अगर वो इनकम हो गई है तो ऑब्वियसली हमारी टोटल इनकम और ज्यादा बढ़ गई है। सो यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन पूछना है, व्हेन इनकम इज इन द स्लैब ऑफ 2 to 5 CR और ग्रेटर देन 5 CR,
चेक वेदर इट इज बिकॉज ऑफ 111A और 112A, क्या वो 111A या 112A के कारण है, या अगर हम एक और तरीके से समझे तो कि इज द इनकम मोर देन 2 करोड़ एक्सक्लूडिंग 111A 112A, इन दोनों इनकम्स को छोड़कर क्या हम 2 करोड़ से ज्यादा हैं या 5 करोड़ से ज्यादा हैं। अगर हाँ मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ नॉट मतलब नो, द इनकम इज नॉट क्रॉसिंग द 2 CR लिमिट बिकॉज ऑफ 111A और 112A, देन आपकी जो 111A और 112A की इनकम है उस पर आप 15% लगा दोगे और बाकी बची हुई इनकम पर 25 या 37। तो अगर आपकी इनकम 2.5 CR थी जिसमें से 30 लाख 111A था और 112A था, तो इस 30 लाख पर आप अलग 15% लगा दो। ये 30 लाख हटा भी देते हैं तो भी हमारी इनकम 2 करोड़ के ऊपर है। हाँ मतलब इस 30 लाख के कारण हमने 2 करोड़ क्रॉस किया है क्या, नहीं, तो हमारी जो बैलेंस इनकम है उस पर 25 या 37 लगाया जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग विच इज टू बी केप्ट इन माइंड, इफ द इनकम इज मोर देन 2 CR अदर देन द केस एज गिवन अबव, मतलब इसके अलावा अगर कोई कारण है तो फिर आपकी पूरी इनकम के ऊपर कितना परसेंट लगाना है, आपको 15%। तो बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, अगर क्वेश्चन में 2 करोड़ तक का केस है तो सोचना ही मत, बिल्कुल टेंशन नहीं है, 10-15 जो भी एप्लीकेबल स्लैब है लगा दो। 2 करोड़ के ऊपर अगर गई है तो बाइफर्गेशन करना है कि नहीं करना है, ये अगला सवाल है। क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 111A और 112A को हटाकर हमारी इनकम कितनी बच रही है। अगर उनको हटाकर भी आप उसी स्लैब में हो, मतलब फिर भी आप 2 से 5 के स्लैब में ही हो, तो फिर जो बची हुई इनकम है उस पे 25%, 111A वाली इनकम पर 15%। अगर इसके अलावा कोई और केस है देन 15% ऑन ऑल इनकम, मतलब अगर मेरी इनकम 2.5 करोड़ है लेकिन वो 111A और 112A के कारण है, एक तरीके से हम ऐसे समझें अगर इसको, तो पूरी 2.5 करोड़ की इनकम पर कितने से सरचार्ज लगेगा, 15% से सरचार्ज लगेगा। सो ये एक छोटा सा ट्रिक पॉइंट है जो कि हमें ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू चेक कि ये किस कारण से हमारा स्लैब क्रॉस हो रहा है। नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट चेंज इज इन PGBP, दैट इज प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। छोटा सा चेंज है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लकीली। सो सिर्फ डेप्रिसिएशन की रेट में चेंज है, बट यहाँ पर हमें कुछ छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको क्लिक होनी चाहिए। सो डेप्रिसिएशन क्या बोला गया है, इंक्रीज्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन सर्टेन मोटर व्हीकल्स। ये सिर्फ उन मोटर व्हीकल्स पर एप्लीकेबल रहेगा जो कि अक्वायर करी गई है 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 तक के बीच में, और 31 मार्च से पहले या 31 मार्च को ही पुट टू यूज भी हो गई। तो क्या बोला हमने, अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज कब, 23 अगस्त 2019 से 31 मार्च 2020 तक। सो बेसिकली क्या बोला गया है यहाँ पर कि अगर कोई पर्टिकुलर गाड़ी है जो कि इस पीरियड के अंदर खरीद ली गई और 31 मार्च को या उससे पहले यूज भी कर ली, दोनों चीजें होना जरूरी है, देन दीज विल बी द इंक्रीज्ड रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या, सबसे पहला मोटर बसेस, लॉरीज, टैक्सीज which are used in the business of running them on hire। अगर ये कोई ऐसी टाइप की मोटर व्हीकल है, मतलब बसेस, लॉरीज, टैक्सीज, ऐसा कुछ जो कि बिजनेस, किस चीज के बिजनेस में यूज हो रहा है, फॉर द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, देन एंड कंडीशन कौन सी फुलफिल होना चाहिए, वर अक्वायर 23 अगस्त से लेकर 31 मार्च के बीच में, एंड put to use on or before 31st of March 2020, then the rate will be 45% in cases of buses, lorries, taxis used in the business of running but not covered in case 1। अगर case 1 की conditions fulfill नहीं हो रही है, कौन सी conditions, कि acquired put to use वाली conditions अगर fulfill नहीं हो रही हैं, then या कोई भी condition जो कि हमने यहाँ पर बात करी वो अगर fulfill नहीं हो रही है तो फिर रेट रहेगा 30%। तो बाकी अगर आप कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपको इंक्रीज्ड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा, अदरवाइज 30% के रेट से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। नेक्स्ट
मोटर कार्स अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग ऑन हायर। कौन सी मोटर कार्स की बात हो रही है? पे अटेंशन टू विच टाइप्स ऑफ मोटर व्हीकल्स आर यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर केसेस। मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। अगर मोटर कार है और हायर के बिजनेस में यूज नहीं किया जा रहा है, अगेन अक्वायर कब होनी चाहिए? 23 अगस्त से 31 मार्च एंड पुट टू यूज ऑन और बिफोर 31st of March 2020। रेट विल बी 30%। Apart from this case, any motor car which is used for business other than the business of putting them on hire या running them on hire and not covered in the case above, इस वाले केस में कवर्ड नहीं है तो रेट रहेगा 15%। तो हम लोगों को पता है डेप्रिसिएशन के रेट्स प्रिस्क्राइब करे गए हैं इनकम टैक्स में। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पे अटेंशन टू द डेट्स। नॉर्मली हम डेट्स पे ध्यान देते ही हैं क्योंकि जब भी कोई नई एसेट खरीदी जाती है हमें 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट पता ही है, 180 डेज के हिसाब से कैलकुलेशन करनी होती है, तो हमारा ध्यान इसीलिए डेट पर रहता है। लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली एक चीज और ध्यान रखनी है क्योंकि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सो पे अटेंशन टू दीज पॉइंट्स। क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से वाले केस में आ रहा है। रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो डेट वगैरह की चीजें आपको इग्नोर नहीं करनी है और दोनों चीजें होना चाहिए, अक्वायर और पुट टू यूज, तो ही आपके लिए ये इंक्रीज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल रहेगा। नोट कर लीजिए। चलिए मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हमारे लिए चेंजेस हैं, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट होता है इज 1 योर डिविडेंड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड देन आपका 56-10, दैट इज whenever you are receiving any sum of money or movable or immovable property without adequate consideration, that is either without consideration or for inadequate consideration, तब आपके ऊपर 56-10 के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। या फिर अगर हम कॉमन लैंग्वेज में पढ़ें, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली, गिफ्ट प्रोविजन, कि अगर मुझे किसी ने फ्री में 60,000 रुपए दे दिए तो क्या मुझे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? अगर मुझे किसी ने अपना घर दे दिया बिना पैसे लिए बदले में, क्या मुझे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा? सो अगेन अमेंडमेंट से पहले थोड़ा सा सेक्शन रिवाइज करेंगे। सो बेसिकली इस सेक्शन में अलग अलग कंडीशंस दी हुई होती हैं। क्या क्या कंडीशंस होती है कि सम ऑफ मनी या मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी या तो आपको विदाउट कंसिडरेशन मिल गई या फिर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में मिली, मतलब जितना कि उस पर्टिकुलर मूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू थी या जितनी उस पर्टिकुलर इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी उतने में नहीं मिली, उससे कम में मिल गई बेसिकली। सो जितना भी गिफ्ट एलिमेंट होता है वो टैक्सेबल होता है। और हमने अलग अलग कंडीशंस हमने पढ़ी ही हुई हैं कि 50,000 से एक्सेस अगर है तो टैक्सेबल रहेगा। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगेन देयर इज अ कंडीशन कि 50,000 या 5% ऑफ द कंसिडरेशन जो भी हायर है उसके ऊपर अगर डिफरेंस है तो टैक्सेबल रहेगा। सो वी हैव अंडरस्टूड दीज प्रोविजंस ऑलरेडी। हम लोग ये सब समझ चुके हैं कि कब टैक्सेबिलिटी आती है कब नहीं आती है। द मेन थिंग जिसपे हमें ध्यान देना है इज द प्रोविजो। प्रोविजो है इस सेक्शन का जो बात करता है उन केसेस के बारे में जहां पर भले ही आप 50,000 की लिमिट या जो भी लिमिट आपके ऊपर एप्लीकेबल है अंडर डिफरेंट केसेस वो एप्लीकेबल है, वो एक्सीड हो रही है तो भी आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम बात करें कि रिलेटिव, अगर आपको रिलेटिव से मिलता है, रिलेटिव की अगेन स्पेसिफिक डेफिनेशन दी हुई है, पर अगर आपको रिलेटिव से मिलता है तो भले ही 50,000 से लिमिट आपकी एक्सीड हो जाए आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। उन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स में एक नया पॉइंट ऐड हुआ है। सो क्या पढ़ रहे हैं हम कि देयर इज एन एडिशन टू दी प्रोविजोस। ठीक है, मेन प्रोविजन में कोई चेंज नहीं हुआ है, जो आपने सेक्शन पढ़ा हुआ है वो एज इट इज है कि 50,000 कहाँ पर है, कहाँ पर 50,000 और 5% का एक्सीड विच एवर इज हायर, वो सब जो आपने बेसिक सेक्शन पढ़ा हुआ है दैट इज एज इट इज, उसमें कहीं कुछ चेंज नहीं है। 56-10 में चेंज है प्रोविजो में, और चेंज भी क्या है तो एक नया प्रोविजो इंसर्ट हुआ है। इंसर्शन ऑफ रूल 11 QAC, बेसिकली इसे पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं तो हमें ये सेक्शन और या प्रोविजो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
सो बेसिकली दिल्ली में कहीं कहीं पर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज क्या है, अगेन उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन दी हुई है हमें डिपार्टमेंट ने, पर हम एक जनरल पहले बातचीत कर लेते हैं। तो क्या बोला गया है कि कुछ कुछ ऐसी कॉलोनीज हैं जो जब बनी तब किसी प्रॉपर पर्टिकुलर लीगल रूल्स के हिसाब से, या आप कह सकते हो कि लीगल लेआउट या प्लानिंग के हिसाब से नहीं बनी, लोगों ने बना दिया, कॉलोनीज कंस्ट्रक्ट हो गई, पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू या सेल डीड के थ्रू ट्रांसफर भी हो रही है, एक से दूसरे के पास जा रही हैं, लेकिन उन पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज का कोई लीगल लेआउट या लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है बेसिकली, या उनके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या जो भी रिक्वायर्ड थे वो लोगों के पास नहीं है। इन्हें कहा जाता है अनऑथराइज्ड कॉलोनी। तो कुछ साल पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि ऐसी जितनी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं वहां पर जो भी लोग रह रहे हैं, जिनके पास भी पोजीशन है बाय वे ऑफ डीड वगैरह, तो उन पर्टिकुलर लोगों को क्या कर दिया जाएगा, अगर डिपार्टमेंट को सही लगता है, मतलब अगर सरकार को सही लगता है, डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशंस, डिपेंडिंग ऑन दी वे इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, और वो सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए इन और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को ऑथराइज कर दिया जाएगा। सो बेसिक सिंपल सी अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे घर हैं, कुछ ऐसी कॉलोनीज हैं जो कि कंस्ट्रक्ट हो गई, अब वो चीज पता चली कि जब कंस्ट्रक्ट हुई थी तब लीगली प्रॉपरली नहीं हुई थी, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो उन्हें क्या कर सकता है, रेगुलराइज कर सकता है। रेगुलराइज करना मतलब कि उन लोगों को लीगल राइट्स दे दे, उस प्रॉपर्टी के ऊपर लीगल ओनरशिप दे दे, बदले में ऑफ कोर्स जो भी चार्ज करना है, जो भी प्रोविजंस डिपार्टमेंट बनाएगा, जो भी प्रोविजंस गवर्नमेंट बनाएगी उसके हिसाब से। सो दीज वर सम प्रोसीजर्स व्हिच वर स्टार्टेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। उस पर्टिकुलर प्रोसीजर में ये बात सामने आई कि सपोज मेरा घर उस अनऑथराइज्ड कॉलोनी में है, ठीक है, तो मेरा जो घर था आज तक उसका कहीं कुछ लीगल वगैरह पता नहीं था, नहीं था, जो भी था, गवर्नमेंट ने बोला हम आपका घर रेगुलराइज करेंगे। उन्होंने रेगुलराइज किया और रेगुलराइजेशन के कारण मेरे पास उस प्रॉपर्टी के क्या आ गए, लीगल राइट्स आ गए। अब यहां पर यह सवाल उठा कि अगर आपके पास लीगल राइट्स आए हैं तो ऑफ कोर्स या तो आपने बदले में कुछ भी नहीं दिया, या फिर आपने कुछ फीस वगैरह पे करी होगी, एंड ऑफ कोर्स जो फीस रहेगी वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बराबर की तो रहेगी नहीं। मतलब गवर्नमेंट अगर इसके बदले में मुझसे कुछ चार्ज भी करती है तो भी कितना चार्ज करेगी, इट विल नॉट बी इक्वल टू द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। देयर मे बी अ केस लाइक दिस। तो सपोज मेरा घर है, मेरे फेवर में ही मेरे घर की प्रॉपर लीगल राइट्स मुझे मिलते हैं, मेरे घर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 50 लाख रुपए, और बदले में सरकार ने मुझसे 50,000 की क्या ली है, फीस ली है कि 50,000 का आप हमको कंसिडरेशन दे दो, हम उसके बदले में आपकी अनऑथराइज्ड घर को रेगुलराइज कर देंगे और आप वहां पर लीगली आपका राइट आ जाएगा। अब आपको कोई टेंशन नहीं है, अब वो घर लीगल हो गया। अब आपको जो भी पर्टिकुलर आपको उसको बेचना है, मॉर्गेज करना है, कुछ भी करना है, तो आपके पास प्रॉपर ओनरशिप है, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये कंडीशंस कहीं से 56(2)10 के जैसी लग रही थी कि किसी पर्सन के पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी आई है विदाउट कंसिडरेशन या फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, उसके पास पूरे के पूरे राइट्स आ गए हैं उस प्रॉपर्टी के, और अब वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो क्या इस केस में मेरे हाथ में 56(2)10 अप्लाई होगा? तो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने इसका प्रोविजो डाल दिया। क्या बोल दिया समझते हैं अब। सो इंसर्शन ऑफ रूल क्या बोलता है, जो नया रूल है वो, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 56(2)10 शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी वेदर लैंड और बिल्डिंग और बोथ रिसीव्ड बाय रेसिडेंट। रेसिडेंट क्यों अंडरलाइन किया है मैंने, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हमको डेफिनेशन दी हुई है, तो हमको जहां जहां पर स्पेसिफिक उस प्रोविजन के साथ अगर डेफिनेशन दी होती है तो हमें वो पढ़नी है। रेसिडेंट ऑफ कहां का, अनऑथराइज्ड कॉलोनी इन नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रेगुलराइज्ड द ट्रांजैक्शंस ऑफ सच प्रॉपर्टी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें रेगुलराइज किया है बेस्ड ऑन पावर ऑफ अटॉर्नी, या जो भी एग्रीमेंट टू सेल था, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे सरकार के पास या पर्सन के पास, उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पर इस प्रॉपर्टी को रेगुलराइज किया गया है। रेगुलराइज करना मतलब लीगल कर देना इन शॉर्ट, for conferring the right of ownership or transfer or mortgage
ऑफ सच प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ सच रेसिडेंट। तो शॉर्ट में हमने क्या समझा, जो हमने समझा वही लिखा है, क्या कि कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनी थी किसी रेसिडेंट की, उसमें किसी रेसिडेंट को कोई लैंड या बिल्डिंग या बोथ मिला है जो कि किसी डॉक्यूमेंट के बेस पर इशू किया गया है, और गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन था या गवर्नमेंट का जो प्रोविजंस थे उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने इसको रेगुलराइज कर दिया है। इस रेगुलराइजेशन के कारण अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी का राइट ऑफ ओनरशिप या ट्रांसफर या मॉर्टगेज एज द केस में भी अगर आपके पास आया है, देन इट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर 56(2)(10। सो क्या समझ में आया, प्रोविजंस शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय रेसिडेंट ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनी इन National Capital Territory of Delhi, where central government by notification has regularized the transactions of such property। इस प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन्स को गवर्नमेंट ने रेगुलराइज किया गया है बेस्ड ऑन पावर ऑफ अटॉर्नी और एनी एग्रीमेंट टू सेल वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उनके हिसाब से। फॉर कॉन्फरिंग, क्यों रेगुलराइज किया है, फॉर कॉन्फरिंग राइट ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का राइट देने के लिए, ट्रांसफर या मॉर्गेज का राइट देने के लिए, ऑफ सच प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का राइट देने के लिए, किसको, इन फेवर ऑफ सच रेसिडेंट। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है, दिस विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ दैट रेसिडेंट। अब बात करते हैं कि रेसिडेंट और अनऑथराइज्ड कॉलोनी की क्या डेफिनेशन दी गई है हमको। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड कि आपके पास दोनों की डेफिनेशंस हैं। जब जब आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की डेफिनेशन स्पेसिफिकली दी हुई होती है या तो एक्ट में या उस सेक्शन के साथ, तो आपको उसके मीनिंग उसी पर्टिकुलर डेफिनेशन के हिसाब से एनालाइज करने होते हैं। तो अब हम क्या कर लेते हैं, रेसिडेंट और अनऑथराइज्ड कॉलोनी का मतलब समझ लेते हैं। क्या मतलब है रेसिडेंट और अनऑथराइज्ड कॉलोनी का। Resident, a person who has obtained physical possession of the property on based on, physical possession आपने ले लिया है, मतलब सपोज मेरा कोई ऐसा घर है जो कि इनिशियली और ऑथराइज्ड नहीं था पर मुझे उसका पोजेशन मिल चुका है, किस बेसिस पर, बेस्ड ऑन लेटेस्ट पावर ऑफ अटॉर्नी, या तो पावर ऑफ अटॉर्नी के कारण या अग्रीमेंट टू सेल या कोई विल या सेल डीड एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। सेम चीज जो अभी हमने लास्ट प्रोविजन में बात करी, जो हमने लिखे थे पावर ऑफ अटॉर्नी एक्सेट्रा, वही सारे डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। तो मुझे जो पोजीशन मिला है वो मुझे कैसे मिला है, या तो सेल डीड के कारण मिला, या विल के कारण मिला, या अग्रीमेंट टू सेल वगैरह के कारण मिला, या फिर अदर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्स एविडेंसिंग द पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। मतलब अगर मेरे पास सिर्फ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूफ कर दे कि उस घर को खरीदने के लिए मैंने कंसिडरेशन पे किया है, तो भी उसे डॉक्यूमेंट मान लिया जाएगा। सो किस बेसिस पर, या तो रजिस्टर्ड सेल डीड या पावर ऑफ अटॉर्नी, अग्रीमेंट टू सेल, विल, possession letter and other documents including documents evidencing the payment of consideration in respect of a property in unauthorized colonies। unauthorized colony की किसी प्रॉपर्टी का आपके पास फिजिकल पोजीशन है तो आप क्या माने जाओगे, रेसिडेंट माने जाओगे फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोविजो, एंड इट इंक्लूड्स देयर लीगल हेयर्स। तो उस पर्टिकुलर पर्सन, उस रेसिडेंट के साथ साथ उसके लीगल हेयर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, बट डज नॉट इंक्लूड टेनेंट्स एक्सेट्रा। सो आपके अगर पर्टिकुलर पर्सन के साथ उसके लीगल हेयर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, बट डज नॉट इंक्लूड टेनेंट, लाइसेंसी और एनी परमिसिव यूजर। सो आपके पास बेसिकली किसी डीड वगैरह के हिसाब से आपके पास फिजिकल पोजीशन होना जरूरी है। आगे आते हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी। तो अनऑथराइज्ड कॉलोनी मतलब कोई भी ऐसी कॉलोनी और डेवलपमेंट कंप्राइजिंग ऑफ एन एरिया नो परमिशन इज ऑब्टेन, जिस प्रॉपर्टी के लिए या जिस एरिया के लिए ऐसे जो बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है, या कॉलोनी कैसी होती है, घर के पास घर है, एक एरिया है बेसिकली, तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए, उस पर्टिकुलर कॉलोनी के लिए या उस डेवलपमेंट के लिए नो परमिशन इज ऑब्टेन्ड, कोई परमिशन नहीं ली गई है फॉर अप्रूवल ऑफ द लेआउट और प्लान
जब बनाया गया, वो कॉलोनीज जब डेवलप हुई, तब उनके लेआउट के लिए, प्लान के लिए एक नॉर्मल एक पूरा वो होता है, प्लान होता है, आप कहाँ को घर बना सकते हो, कहाँ घर नहीं बना सकते हो, कहाँ प्लॉट दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, कितना बनाया जा सकता है। सो देयर आर ऑल दीज आर रूल्स, उसके हिसाब से ही आपको आपकी कॉलोनीज को डेवलप करना होता है। सो पर ये जो कॉलोनी बन चुकी है, इसलिए इसको अनऑथोराइज्ड कहा गया है, क्योंकि ये कोई बराबर तरीके से नहीं बनी है। तो for which no permission is obtained for approval of layout or plan and it is identified for regularization। सरकार ने इसको रेगुलराइजेशन के लिए आइडेंटिफाई किया है कि देखते हैं अगर हो पाए तो इसे क्या कर देते हैं, रेगुलराइज कर देते हैं ऑफ सच कॉलोनी इन परसुएंस टू द नोटिफिकेशन डेटेड 24th March 2008 ऑफ द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो DDA ने, मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस कॉलोनी को आइडेंटिफाई किया कि यहाँ पर लेआउट्स नहीं है, प्रॉपर तरीके से बनी हुई नहीं है, अप्रूवल नहीं है, और इसको रेगुलराइज करने का सोचा। तो रेगुलराइज करने के कारण अगर मेरे पास, मैं कौन हूँ, रेसिडेंट कौन है, जिसके पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन है ऑन बेसिस ऑफ दीज डॉक्यूमेंट, तो मैं उस घर में रह रही हूँ, मेरे पास प्रॉपर डीड है उस घर की, लेकिन क्योंकि वो घर जो बना है वो प्रॉपर, या वो जो कॉलोनी बनी है वो लेआउट उसका अप्रूव्ड नहीं है, तो सरकार ने इसको रेगुलराइजेशन के लिए उठा लिया और रेगुलराइज करके मुझे मेरे प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी में मैं रह रही हूँ, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स दे दिए कि अब आप इसको, अब फ्री हो, अब आप ट्रांसफर करो, मॉर्गेज करो, जो भी करो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें ये जो राइट्स मुझे मिले हैं ये मेरे हाथ में टैक्सेबल नहीं है, विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, जो भी कंडीशन है 56(2)(10) से इसको क्या कर दिया, सीधे सीधे बाहर कर दिया। आ रहा है प्रॉपर्ली समझ में? सो नोट कर लीजिए। एंड अगेन दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, रेसिडेंट के डेफिनेशन समझना और अनऑथराइज्ड कॉलोनी की डेफिनेशन समझना। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो ही प्रोविजो में कवर होंगे, अदरवाइज प्रोविजो में कवर नहीं होगा। चलिए अब आगे चलते हैं हमारे हेड से रिलेटेड लास्ट अमेंडमेंट पर। इसके बाद हमारे जो अमेंडमेंट्स हैं दैट आर बेस्ड ऑन TDS, TCS, उस टॉपिक से रिलेटेड है, और आपके लास्ट टॉपिक से रिलेटेड है दैट इज योर रिटर्न फाइलिंग प्रोसीजर एंड असिस्टेंट प्रोसीजर। तो हमारे असिस्टेंट प्रोसीजर वाले उस पर आ जाएंगे हम। अभी हमारे हेड्स और उस पार्ट से रिलेटेड लास्ट अमेंडमेंट है। अगेन अमेंडमेंट से पहले सेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक सेक्शन की बात नहीं हो रही है, हमने बहुत सारे सेक्शंस लिखे हैं, पर इन सेक्शंस में एक कॉमन कड़ी है जो इन सब सेक्शंस को जोड़ती है आपस में, और वो आपको बार बार पढ़ने में आई होगी जैसे जैसे आप सिलेबस पढ़ते जा रहे थे। सो देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन इफ यू पे एन अमाउंट एक्सीडिंग 10,000 अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड मोड्स, और अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको बहुत सारी अलग अलग जगहों पर डिसअलाउंसेस थे या अलग अलग प्रोविजंस थे। तो बेसिकली द प्रोविजन इज कि अगर आप 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर रहे हो, सिंगल पर्सन सिंगल डे, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग बात है, बट या द मेन क्रक्स इज कि 10,000 से ज्यादा का पेमेंट हुआ है अगर अदर देन बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ECS और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्राइब्ड मोड्स ऑफ पेमेंट, तो फिर आपके ऊपर वो सेक्शन का डिसअलाउंस अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हर सेक्शन में अलग बात बोलिए, बात कर लेते हैं कौन से सेक्शन में क्या कहा है। सबसे पहले 35AD जो आपका इन्वेस्टमेंट लिंक डिडक्शन है, वहां पर ये कहा गया है कि अगर कोई असेट खरीदते हो आप स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए तो आपको डिडक्शन मिलेगा एज पर 35AD इफ अदर कंडीशंस आर फुलफिल्ड। लेकिन अगर उस असेट के लिए अगेन आपने 10,000 से ज्यादा का पेमेंट किया है अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड मोड्स, आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हो। 40A3 द बेसिक सेक्शंस, कोई भी एक्सपेंस अगर आपने किया है, सपोज आपने किसी को सैलरी दी है कैश में, 10,000 से ज्यादा है अगर, और अदर देन द प्रिस्क्राइब्ड मोड्स हैं, देन इट विल बी नॉट अलाउएबल। एंड ट्रांसपोर्टर्स की केस में इट विल बी 35,000। 3A इज डीम्ड इनकम, अगर कोई एक्सपेंस है जो कि पहले आपने अप्रूवल बेसिस पर क्लेम कर लिया था, अब आप उसका पेमेंट कर रहे हो अगेन इन एक्सेस ऑफ 10,000 इन अदर देन द मोड्स, देन इट विल बी डीम्ड इनकम इन योर हैंड्स। 43(1) एक्चुअल कॉस्ट, कोई भी एसेट खरीद रहे हैं जब डेप्रिसिएशन पर्पसेस के लिए, तो एक्चुअल कॉस्ट में वो चीज नहीं जोड़ी जाएगी, ऐसा कोई भी खर्चा या ऐसा कोई भी पेमेंट नहीं जोड़ा जाएगा फॉर द पर्पसेस ऑफ डेप्रिसिएशन बेसिकली। सो अगर आपने उसको अगेन 10,000 से ज्यादा उन मोड्स के अलावा किसी और मोड्स में पेमेंट किया है, ऑफ कोर्स डिटेल्ड सेक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
44AD केसेस में क्या दे रही हूँ आपको, एक ग्लिम्स दे रही हूँ कि कौन से सेक्शन में इससे रिलेटेड क्या बात कही हुई है। तो 44AD इज बेसिकली आर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अगेन ये कहा गया है कि दो रेट्स एप्लीकेबल रहेंगी, 8 और 6%, और 6% उस पोर्शन ऑफ टर्नओवर पे एप्लीकेबल होती है जो अगेन प्रिस्क्राइब्ड मोड्स के थ्रू आपको रिसीव होता है, उस पे 6% रहेगा। 43CA 50C एक जैसे सेक्शंस है काफी कुछ। 43CA इज फॉर पीजीबीपी एंड 50C इज फॉर कैपिटल गेन। कोई भी लैंड प्रॉपर्टी, लैंड या बिल्डिंग या बोथ अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो किसी को और उसका सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है तो उसका सेल कंसिडरेशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लिया जाता है। दिस इज द बेसिक प्रोविजन। एंड अगर आपका अग्रीमेंट पहले से बन चुका है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए तो हम एग्रीमेंट की डेट लेंगे कि नहीं लेंगे, ये सवाल रहता है। तो एग्रीमेंट की डेट लेंगे कि नहीं लेंगे, उसके लिए उन्होंने ये कहा है कि एग्रीमेंट की डेट अगर आपको लेनी है फॉर द पर्पसेस ऑफ असर्टेनिंग दी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो अग्रीमेंट डेट की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ली जा सकती है अगर ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अग्रीमेंट सम पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन वाज पेड by again account pay check, account pay draft, ECS or any other prescribed mode of payment. Again 56(2)(10 अभी बात करी, 56(2)(10 में भी सेम प्रोविजन है उसी से रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन अगर 56(2)(10 में अट्रैक्ट हो रहा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डेट ऑफ सेल की लेनी है कि डेट ऑफ अग्रीमेंट की लेनी है। तो डेट ऑफ अग्रीमेंट वापस सेम चीज कि तभी ली जाएगी अगर पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इन मोड्स में आपको रिसीव हुआ है तो आप कौन सी डेट पकड़ोगे स्टैम्प ड्यूटी के लिए अग्रीमेंट की, अदरवाइज आज की। लास्ट 80JJAA एडिशनल एम्प्लॉयज डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स में आपका डिडक्शन है एक, जिसमें आपको बताया गया है कि अगर आपको एडिशनल एम्प्लॉयज का आप एलिजिबल हो, प्रोवाइडेड आप बाकी सारे कंडीशंस फुलफिल करते हो, तो आप एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। एंड वहां पर वापस कंडीशन ये है कि जो भी सैलरी आपने पे करी है, जो एम्प्लॉय कॉस्ट आपने इनकर करी है, वो पेमेंट आपने प्रिस्क्राइब्ड मोड्स में, दैट इज अकाउंट पे चेक और प्रिस्क्राइब्ड मोड्स के थ्रू ही किया हुआ हो। सो बहुत सारी जगहों पर ये वर्ड यूज में आ रहे हैं, यही तीनों चीजें, और उसके साथ एक आखिरी चीज नई डाल दी गई है अब, अदर एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। तो अभी तक तीन चीजें थी, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ECS। अब एक और चीज जोड़ दी गई है, एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट। तो कौन से प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हैं वो हमको बात करनी है। कौन सी इलेक्ट्रॉनिक मोड्स को प्रिस्क्राइब किया गया है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NEFT सुना ही है हम लोगों ने, स्पेशली अभी तो बहुत ज्यादा यूज में आए हैं ये सारे पेमेंट मोड्स, एंड NEFT और भीम पे ऐप। सो बेसिकली इनके थ्रू अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो भी उन्हें अदर प्रिस्क्राइब्ड में इंक्लूड कर लिया जाएगा। मतलब अगर आप इनके थ्रू पेमेंट कर रहे हो तो उन पर्टिकुलर सेक्शंस की जो भी डिसअलाउंसेस या जो भी कंडीशंस हैं वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। मतलब ये नहीं माना जाएगा कि आपने उस सेक्शन को वायलेट किया है। गेटिंग द पॉइंट? अगेन आप चाहे तो सेक्शंस को प्रॉपर्ली भी रिवाइज कर सकते हैं, बट हमने एक बार बात कर ली कौन से सेक्शन में क्या बोला गया है। सो बेसिकली हर सेक्शन में कॉमन चीज थी, उसमें उन्होंने बता दिया कि इन सब सेक्शंस के लिए अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स का मतलब क्या है, ये सब अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हैं। इसके कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आ जाता है आपके पीजीबीपी में। मैंने इसको पीजीबीपी के साथ इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें आगे की भी बातें करनी थी, तो एक साथ समझ लेंगे। तो पहले तो आपको सबसे पहले ये क्लियर रखना है एग्जाम में कि इन सारे सेक्शंस में ये सारी मोड्स एप्लीकेबल हैं। अब इसके कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आ जाता है, आप लोगों को याद होगा पीजीबीपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है 48(3). 48(3) इज बेसिकली अगर आप पेमेंट करते हो, अभी हमने बात करी थी, फॉर एनी एक्सपेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीडिंग 10,000 सिंगल पर्सन सिंगल डे इन modes other than account pay check, account pay draft, ECS और any other prescribed modes of payment, electronic modes of payment। अगर आप पेमेंट करते हो तो आपका एक्सपेंस क्या हो जाता है? डिसअलाउ हो जाता है। मतलब सिंपल अगर मैं एग्जांपल लूं, तो मैं एक दुकान गई, मैंने उससे 12,000 रुपए का सामान खरीदा और मैंने कैश में पेमेंट कर दिया, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? ये 12,000 का मुझे खर्चा अलाउड नहीं रहेगा। दिस एक्सपेंस विल बी डिसअलाउड इन माय P&L, और एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया मतलब सीधे के सीधे मेरी टैक्सेबल इनकम बढ़ गई। यहाँ पर एक्सेप्शंस दिए हुए थे रूल 6DD में। सो कुछ जैसे कॉमन एक्सेप्शंस हम लोग पढ़ते हैं कि अगर आपने किसी फार्मर वगैरह के थ्रू या ऐसे किसी से अगर आपने ट्रांजैक्शन किया है तो फिर वो सब डिसअलाउंस से बाहर रहेंगे। सो बेसिकली
40A3 का एक्सेप्शन दिया गया है रूल 6DD में कि इन केसेस में अगर पेमेंट 10,000 से ज्यादा भी है, कैश में भी है, मतलब अदर देन प्रिस्क्राइब मोड्स है, तो भी आपको अलाउबिलिटी रहेगी। अब यहाँ पर रूल 6DD का जो क्लॉज J था वो ये कहता था कि अगर आपने जो पेमेंट किया है वो किसी ऐसे दिन किया है जिस दिन बैंक बंद थी, मतलब या तो बैंक हॉलीडे था या बैंक स्ट्राइक था, तो फिर आपको अलाउबल रहेगा। क्यों? क्योंकि बैंक ही बंद थी, तो क्या करते हैं हम, कैसे बैंक से पेमेंट करते हैं। सो बेसिकली क्लॉज जे ये बोलता था कि अगर आपने किसी ऐसे दिन ये पेमेंट किया है जिस दिन बैंक्स बंद थी, या तो ऑन द अकाउंट ऑफ हॉलीडे या फिर ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्राइक, तो फिर क्योंकि बैंक बंद थी तो इसीलिए आप बैंकिंग मोड्स नहीं यूज कर पाए, तो फिर भले ही आपने 10,000 से ज्यादा का पेमेंट किया है, आपको खर्चा अलाउबल रहेगा। दिस वाज द अर्लियर प्रोविजन। अब उन्होंने इस क्लॉज को ओमिट कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केप्ट इन माइंड, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज हुआ करता था जिस पर क्वेश्चंस आते थे एग्जाम में, तो अभी भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। सो व्हाट इज बीइंग डन विद इफेक्ट फ्रॉम 29th January 2020, दिस क्लॉज हैज बीन ओमिटेड। मतलब अब से अगर आपने किसी ऐसे दिन पर 10,000 से ज्यादा का पेमेंट किया, से फॉर एग्जाम्पल कैश में, जिस दिन बैंक बंद थी या बैंक का स्ट्राइक था, फिर भी आपको डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा। क्यों? सिंपल, क्योंकि उन्होंने बोला कि बैंक बंद थी तो क्या हुआ, ये सब तो चालू था ना, फिर आपने इन मोड्स को यूज करके पेमेंट क्यों नहीं किया। क्योंकि अब फिजिकली बैंक में जाके पेमेंट करना इज नॉट नेसेसरी, दे हैव गिवन अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। तो अब अगर कोई पर्सन ऐसा बहाना देता है कि हमने कैश में पेमेंट इसीलिए किया क्योंकि बैंक बंद थी, तो सरकार उस बहाने को वैलिड नहीं मानेगी। मतलब ऑन अकाउंट ऑफ हॉलीडे या ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्राइक, अगर बैंक बंद थी तो भी आपको अदर देन प्रिस्क्राइब्ड मोड्स पेमेंट करना अलाउड नहीं रहेगा। किया है तो डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा। इस क्लॉज को क्या कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, और बहुत छोटा सा चेंज है तो बहुत बार हम इसको मिस कर जाते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क करके रखिए, हमारे एग्जामिनेशंस में ये पॉइंट आने के चांसेस हैं। सो दिस इज वी हैव कंप्लीटेड द हेड्स पोर्शन रिलेटेड टू द इनकम टैक्स। अब हमें आगे टीसीएस टीडीएस से रिलेटेड जो जो अमेंडमेंट्स हैं वो समझने हैं, एंड देन हम प्रोविजंस रिलेटेड टू रिटर्न फाइलिंग के ऊपर बात करेंगे। So now that we have discussed the amendments related to the heads of income, इनकम के हेड्स में जो जो सारे अमेंडमेंट्स है वो सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे चल रहे हैं टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स एंड देन प्रोविजंस रिलेटेड टू रिटर्न फाइलिंग, जिसके ऊपर और अगर कुछ अमेंडमेंट्स हैं तो उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स। तो ज्यादा कुछ अमेंडमेंट्स नहीं है, बट छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने हैं। 194N और 194M जो दो नए सेक्शंस हैं, उन्हीं दोनों में चेंजेस हैं। तो क्योंकि सेक्शन भी नया है और अमेंडमेंट भी है, अगेन बाय डिफॉल्ट ये चीजें क्या हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अगेन जैसे कि हम अभी तक कर रहे हैं, पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे जिस टॉपिक के ऊपर अमेंडमेंट डिस्कस हो रहा है उसका, एंड देन वी मूव ऑन टू दी अमेंडमेंट। तो 194N सेक्शन 194N इज कि अगर कोई भी बैंक या पोस्ट ऑफिस या फिर मतलब बैंक विच इज बैंकिंग कंपनी और पोस्ट ऑफिस और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज एंगेज्ड इन बैंकिंग बिजनेस, अगर ऐसे कोई भी पर्सन, इन तीनों में से कोई भी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट टू एनी अदर पर्सन इन कैश फ्रॉम एनी अकाउंट विच इज मेंटेन्ड विद इट। मतलब बेसिकली अगर आप किसी भी बैंक से 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉ करते हो, या बैंक या पोस्ट ऑफिस या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन बैंकिंग बिजनेस, इन तीनों में से किसी से भी अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा का पेमेंट निकालते हो, विड्रॉ करते हो, तो आपके ऊपर टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। क्या कहा गया है इस सेक्शन में कि अगर कोई भी पर्सन विच इज अ बैंकिंग कंपनी और अ पोस्ट ऑफिस और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन बैंकिंग business is responsible for paying any sum or aggregates of sum exceeding 1 CR in the previous year, during the previous year,
then amounts exceeding 1 crore will be liable for deduction of tax at the rate 2%. तो 2% से क्या काटना रहेगा? टैक्स काटना रहेगा। किसको काटना है टैक्स? बैंक को काटना है या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी, एज द केस में बी। और मैंने अगर सपोज वहां पर अकाउंट मेंटेन करके रखा है तो फ्रॉम वन और मोर अकाउंट्स ऑफ द पर्सन, अगर उसने 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉल किया है साल भर में, तो उसमें से क्या काटना है आपको? एक्सेस अमाउंट पर 2% का टैक्स काटना है। तो बेसिक सेक्शन हम सब पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि क्या इस सेक्शन में बोला गया है, कहां पर आपको टैक्स काटना है, क्या क्या ध्यान रखना है। जो जो चेंजेस हैं वो हम समझ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि क्योंकि ये सेक्शन साल के बीच में इंट्रोड्यूस हुआ है तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी कैसे आएगी। मतलब जैसा कि हम लोगों को पता है दैट दिस सेक्शन इज इंट्रोड्यूस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019। 1 सितंबर के पहले ऐसा कोई सेक्शन नहीं था। तो क्योंकि ये सेक्शन 1 सितंबर को ही इफेक्ट में आया है तो दिक्कत ये हो रही थी कि टीडीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल कैसे होंगे प्रैक्टिकली। तो ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि एज द सेक्शन हैज बीन इन इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर, तो टीडीएस उसके पहले तो काटा नहीं जा सकता क्योंकि 1 सितंबर के पहले 194N एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन जो थ्रेशोल्ड लिमिट आप कैलकुलेट कर रहे हो, थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब क्या? 1 CR की जो थ्रेशोल्ड लिमिट हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस लिमिट के लिए आप पुराने और नए दोनों विड्रॉल्स को क्या करोगे? क्लब करोगे। मतलब अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो उन्होंने बोला है कि टीडीएस प्रोविजंस तो 1 सितंबर के बाद ही एप्लीकेबल होंगे, लेकिन 1 सितंबर के पहले अगर आप कोई पैसा विड्रॉ कर चुके हो तो उस पैसे को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा और फिर दोनों के हिसाब से देख लिया जाएगा कि आपकी 1 CR की लिमिट क्रॉस हो रही है कि नहीं। तो अगर सपोज मैं ऑलरेडी 1 सितंबर के पहले ही 1 करोड़ विड्रॉ कर चुकी हूँ तो अब मैं जितना भी विड्रॉ करूंगी आगे 1 सितंबर के बाद जितना भी विड्रॉ करूंगी उन सब पर 2% का क्या कटेगा? टीडीएस कटेगा। ऐसा नहीं है कि 1 सितंबर से काउंटिंग शुरू होगी, 1 सितंबर के पहले का विड्रॉल भी इंक्लूडेड रहेगा। सो क्या पढ़ा हमने? अमाउंट विड्रॉन बिफोर 1 सितंबर 19, अगर 1 सितंबर 19 के पहले विड्रॉ हो गया है तो इट इज नॉट लायबल फॉर टीडीएस। अगर पहले मान लो 2 करोड़ विड्रॉ कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी 1 सितंबर के पहले, तो वहां टैक्स नहीं काटा जाएगा, लेकिन बट शैल बी कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग द थ्रेशोल्ड। तो क्या बोला सेक्शन ने? एक बार शुरू से समझ लेते हैं। तो सेक्शन की लैंग्वेज में ये कहा गया है that every person being a banking company or a cooperative society engaged in the business of banking or post office who is responsible for paying in cash any sum or aggregate of sums exceeding 1 CR during the previous year to any person from one or more accounts maintained by such recipient person is to deduct tax at the rate 2% on sums exceeding 1 crore। तो आपने एक या एक से ज्यादा अकाउंट से विड्रॉ किया है तो भी क्यूमुलेटिवली कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं कि अगर मेरे 5 अलग अलग अकाउंट्स हैं एसबीआई में तो पांचों में अलग अलग 1 करोड़ देखा जाएगा। 1 और मोर अकाउंट्स मेंटेन। तो ये तो बेसिक चीज हमको समझ में आई कि थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करने के लिए पुराने विड्रॉल्स को भी इंक्लूड करना है। अब आगे बात करते हैं। जैसे कि हमने 56(2)(10) में भी बात करी थी प्रोविजोस, तो मोस्टली सेक्शंस के जो प्रोविजोस होते हैं वो हमें ज्यादा ध्यान से पढ़ने होते हैं। नॉर्मली हम हमेशा ये चीज पढ़ते आए हैं शुरू से कि कभी भी कोई भी सेक्शन का बेसिक प्रोविजन तो पता ही होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में नॉर्मली एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज टू बी केप्ट इन माइंड। सो बेसिकली प्रोविजोस पे हमें ध्यान देना जरूरी होता है। ऑलरेडी इस सेक्शन में कुछ कुछ प्रोविजोस दिए हुए हैं, मतलब जो बेसिक सेक्शन है 194N का उसमें ऑलरेडी प्रोविजोस हैं। क्या प्रोविजो है? प्रोविजो का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन, मतलब कि ऐसे कंडीशंस जिसमें 194N एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो अगर एक बैंकिंग कंपनी के पास से, मतलब बैंकिंग कंपनी या पोस्ट ऑफिस, जो भी तीनों केसेस हम लोगों को दिए हुए हैं, अगर पेमेंट किया गया है किसी गवर्नमेंट को तो टैक्स काटने की जरूरत नहीं थी। ये हम पहले की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी प्रोविजोस हैं। तो अगर किसी गवर्नमेंट को पेमेंट किया है नो लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स, भले 1 करोड़ से ज्यादा हो। अगर किसी और बैंकिंग कंपनी को या कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन बिजनेस ऑफ बैंकिंग या पोस्ट ऑफिस को पेमेंट किया है, अगेन नो लायबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स। या फिर आपने किसी बिजनेस करस्पॉन्डेंट को पेमेंट किया है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग एज पर द आरबीआई रूल्स, अगेन इस पर भी टैक्स काटने की जरूरत नहीं थी।
या फिर आपने एनी वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी के को पेमेंट किया है, मतलब जो एटीएम ऑपरेटर्स होते हैं बेसिकली, तो एटीएम ऑपरेटर को तो जरूरत पड़ेगी इसी कैश की, तो अगर ऐसे किसी एटीएम ऑपरेटर ने विड्रॉ किया है 1 करोड़ से ज्यादा तो भी उसके ऊपर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं थी। ये मैं क्या बात कर रही हूँ, जो ऑलरेडी सेक्शन में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक और पॉइंट लिखा हुआ था कि और एनी अदर क्लास और क्लासेस ऑफ पर्संस एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, मतलब अभी तक इतने लोगों को तो नोटिफाई कर दिया है, किस किस को, पहला हुआ आपका गवर्नमेंट को दिया है तो टैक्स काटने की जरूरत नहीं है, एक बैंक ने दूसरे बैंक को दिया है तो टैक्स काटने की जरूरत नहीं है, तीसरे केस में उन्होंने बोला बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को दिया है, टैक्स काटने की जरूरत नहीं है, एज पर आरबीआई गाइडलाइंस होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने बोला व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर को दिया है, अगेन टैक्स काटने की जरूरत नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी बाहर थे। अब उन्होंने और कुछ लोगों को नोटिफाई कर दिया है, तो हमें वो समझना है कि हमारे लिए, हमारे अटेम्प्ट के लिए और कौन से ऐसे पर्सन है जो कि एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी जिनके ऊपर कि इन केसेस में भी टैक्स काटने की जरूरत नहीं है। सो अगेन क्या बोला हमने कि नो टैक्स ऑन पेमेंट्स टू सच क्लास और क्लासेस ऑफ पर्संस एज मे बी नोटिफाइड, मतलब इन तीनों को अगर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, जो हम अभी बात करेंगे, अगर सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं और आपने पेमेंट इन लोगों को किया है तो फिर अगेन बैंक को टैक्स काटने की जरूरत नहीं है, भले ही पेमेंट 1 करोड़ से ज्यादा है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपको जो पॉइंट दिया गया है दैट इज अगेन दिस इज एन एडिशन टू ऑल द ओरिजिनल पॉइंट्स, ये ध्यान रखना है। सो क्या बोला गया है, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसीज and franchise agents of white label automated teller machine operators. So basically already white label ATM operators तो बाहर थे ही सही, उनके कुछ एजेंसीज जो होती हैं या फ्रेंचाइज एजेंट्स होते हैं, तो किसी व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर के एजेंट्स अगर हैं, उन्होंने अगर विड्रॉ किया है तो भी अमाउंट के ऊपर टैक्स काटने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड सर्टन स्पेसिफिक कंडीशंस आर फुलफिल्ड। कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी, ऐसी एजेंसीज को एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करना है, ऐसा नहीं कि कॉमन बैंक अकाउंट में उसी में बाकी विड्रॉल हो रहे हैं, उसी में ये विड्रॉल हो रहा है। सो दिस एजेंसीज हैज टू मेंटेन अ सेपरेट बैंक अकाउंट फ्रॉम विच withdrawal is made only for the purposes of replenishing cash in the ATMs operated by such operators, and the operator has furnished certificate every month to the bank certifying that the bank account of the agencies and the franchise agents have been examined and the amounts withdrawn from their bank accounts has been reconciled with the amount of cash deposited in the ATMs। क्या मतलब निकला कि ये जो एजेंसीज हैं, इनको एक तो सबसे पहली बात सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना है जिसमें से वो विड्रॉ करेंगे, किस लिए, सिर्फ इसी काम के लिए, कैश रिप्लेनिशमेंट के लिए। और जो व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर है जिसके ये लोग एजेंट्स हैं, तो व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर एक सर्टिफिकेट देगा हर महीने बैंक को बताते हुए कि हाँ मैंने चेक कर लिया है, इन्होंने जो विड्रॉल करा है वो उसी कारण से किया है, रिप्लेनिशमेंट के लिए ही किया है, और हमने रिकंसाइल कर लिया है कि वो पैसा एटीएम में जो पैसा है उससे मैच करता है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो इश्यू, ये सर्टिफिकेट हर एटीएम ऑपरेटर को देना पड़ेगा, तो ही ये एग्जेम्पशन या ये प्रोविजन एप्लीकेबल रहेगा। आगे चलते हैं। नाउ कमीशन एजेंट्स या फिर ट्रेडर्स operating under agricultural produce marketing committee and registered under any law relating to agriculture produce market। So basically agricultural produce marketing committee क्या होती है, कुछ कमिटीज बनाई जाती हैं गवर्नमेंट द्वारा ताकि फार्मर्स को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म जैसा कुछ मिल सके कि वो अपना प्रोड्यूस अच्छे वैल्यू पर या अच्छे प्राइस पर सेल कर सके। तो कोई कमीशन एजेंट है जो कि एपीएमसी के अंडर रजिस्टर्ड है या कोई ट्रेडर है जो कि एपीएमसी के अंडर रजिस्टर्ड है, अगेन आफ्टर फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस, सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड रूल्स रेगुलेशंस, वो 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉ कर सकता है, प्रोवाइडेड ये विड्रॉल सिर्फ किस रीजन से है, फार्मर्स को पेमेंट करने के लिए है। अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ही वो एप्लीकेबिलिटी रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। तो वापस क्या बोला गया है इस सेक्शन में, इस सेक्शन में हमें ये कहा गया है दैट एनी सच ट्रेडर और एजेंट हु हैज इंटीमेटेड टू द बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस हिज पैन नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट बात,
कि पैन नंबर इंटीमेट करना जरूरी है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोगों को अलग से नोट करते जाने हैं, जो मैं आपको स्पेसिफिकली बताते जा रही हूँ। ये सब कंडीशंस फुलफिल होंगी तो ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, मतलब प्रोविजन में आप एप्लीकेबल रहोगे। जैसे हमने यहाँ बात करी कि सर्टिफिकेट होना जरूरी है बाय द ऑपरेटर, वैसे ही यहाँ पर जो एजेंट है या जो ट्रेडर है वो अपना पैन नंबर देगा, पैन नंबर देगा, प्रूफ देगा कि हाँ ये सारे पेमेंट सिर्फ फार्मर्स को ही हो रहे हैं, और जो बैंक है वो वेरीफाई करेगी कि ये पैन गलत नहीं है और ये जो चीजें बोली गई है इसमें कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। सो क्या बोला है देख लेते हैं हम। सो हु हैज इंटीमेटेड टू द बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस his account number through which he wishes to withdraw in excess of 1 CR along with his PAN and the details of the previous year, and has certified to the banking company or cooperative society or post office that the withdrawal during the previous year is for the purpose of making payments to the farmers। जो अभी हमने बात करी कि रीजन क्या होना चाहिए, फार्मर को पेमेंट कर रहे हैं इसीलिए विड्रॉ हो रहा है, to the farmers on account of purchase of agricultural produce and the company, कौन सी बैंकिंग कंपनी या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी has ensured that the PAN quoted is correct and the commission agent is registered with the APMC and the necessary evidences have been collected। तो पैन सही है, जो पर्सन है वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो रजिस्टर्ड है, ये चीज इंश्योर करने के बाद आप अलाउ कर सकते हो। लास्ट कंडीशन में दो अलग अलग लोगों को अलाउबिलिटी दी गई है लेकिन रीजन काफी कुछ मिलता जुलता है। तो थर्ड एक और जो प्रोविजन में एडिशन हुआ है बेसिकली वो क्या है, द ऑथराइज्ड डीलर एंड फ्रेंचाइज एजेंट एंड सब एजेंट। ऑथराइज्ड डीलर कौन होता है, सो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आप लोगों ने सुनी हुई होगी, नाम सुना हुआ होगा, बेसिकली FEMA। सो कुछ केसेस में कुछ लोगों को ऑथराइज किया जाता है कि आप फॉरेन करेंसी की परचेज सेल में आप असिस्ट कर सकते हो। सो दीज आर नोन एज ऑथराइज्ड डीलर्स। तो जैसे सपोज आप बाहर जाते हो, इंडिया के बाहर आप घूमने जाओ या कहीं जॉब के लिए जाओ कभी भी, तो आपको वहां की करेंसी लगेगी। अगर बाहर का कोई इंडिया आएगा तो उसे इंडिया में ट्रेड करने के लिए इंडिया की करेंसी लगेगी। ऑफ कोर्स वो डॉलर्स लेके इंडिया में नहीं घूम सकता, आप रुपीज लेके बाहर नहीं घूम सकते हो। आप घूम सकते हो मतलब बेसिकली खर्च नहीं कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव द करेंसी ऑफ दैट कंट्री। सो देयर आर ऑथराइज्ड डीलर्स who are appointed or who are basically authorized by the Foreign Exchange Management Act, that is FEMA, कि हाँ आप फॉरेन एक्सचेंज में परचेज सेल का डीलर का काम कर सकते हो। तो ऐसा कोई ऑथोराइज डीलर या उसका फ्रेंचाइज एजेंट या सब एजेंट, सो क्या बोला गया, ऑथोराइज डीलर एंड इट्स फ्रेंचाइज एजेंट्स एंड सब एजेंट and full-fledged money changer, FFMC मतलब full-fledged money changer licensed by the RBI and its franchise agent, such persons वापस उनको क्या करना है, सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना है। नॉर्मल उनके रेगुलर बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन्स करना जरूरी अलाउड नहीं है। So such persons should maintain a separate bank account from which withdrawal is made only for the purposes of, क्या purposes allowed है देखिए, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी फ्रॉम फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट से फॉरेन करेंसी खरीदना, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, उसके लिए अगर आप यूज कर रहे हो अकाउंट चलेगा। और नॉन रेसिडेंट्स विजिटिंग इंडिया, कोई नॉन रेसिडेंट है जो कि इंडिया विजिट कर रहा है, और फ्रॉम रेसिडेंट इंडियंस ऑन देयर रिटर्न टू इंडिया। तो पहले तो उन्होंने क्या बोला, फॉरेन के कोई टूरिस्ट आए हैं या कोई नॉन रेसिडेंट है जो इंडिया विजिट पे आया है, या फिर हम ही बाहर गए थे और हम बाहर से वापस आए। तो सपोज हम यूएस टूर पे गए थे 1 महीने का, बढ़िया वहां पे घूम फिर लिए, अब वापस आ गए इंडिया, वापस आ गए तो वहां की कुछ करेंसी हमारे पास रह गई है जो हमने क्या करवा ली, एक्सचेंज करवा ली। सो अगेन इन कैश एज पर द डायरेक्शंस एज गिवन बाय द आरबीआई। तो या तो इन लोगों से परचेज करने के लिए आपने पैसे दिए ऑथोराइज डीलर ने, चलेगा, या फिर और डिसबर्समेंट ऑफ इनवर्ड रेमिटेंसेस to the recipient beneficiaries in India in cash under the money transfer service scheme। ऐसे किसी स्कीम में, मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम में जो रेमिटेंसेस होते हैं उनके लिए अगर यूज किया गया है तो चलेगा। सो क्योंकि ये गाइडलाइंस के थ्रू हो रहा है, आरबीआई और इनके रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से हो रहा है, वहां पर अगर आप इस अकाउंट से विड्रॉ करते हो और यूज करते हो तो चलेगा। तो एक सेपरेट अकाउंट बनाना है, वहां से अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉ करोगे तो भी आपका टैक्स नहीं काटा जाएगा, प्रोवाइडेड जो विड्रॉल हो रहा है वो इन्हीं कारणों के लिए यूज होना जरूरी है। Now this particular exemption will be available only if a certificate is furnished by the authorized dealers।
क्या सर्टिफिकेट देना है कि द विथड्रॉल इज ओनली फॉर द पर्पसेस। तो ऑथराइज डीलर या फ्रेंचाइज एजेंट या सब एजेंट या आपका एफएफएमसी या उसका एजेंट, जो भी पर्टिकुलर पर्सन इस पर्टिकुलर प्रोविजन के कारण एग्जेम्पशन चाहता है, उसे सारी डीलिंग्स का क्या देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हाँ हमने अकाउंट वगैरह प्रॉपरली मेंटेन करके रखा है और हमने सिर्फ इन्हीं पर्पसेस के लिए पैसा यूज किया है, इसके अलावा किसी और पर्पसेस के लिए यूज नहीं किया है। प्लस जो भी दूसरी गाइडलाइंस है आरबीआई वगैरह की, वो सारी गाइडलाइंस हमने फुलफिल करी है। सो दीज कंडीशंस आर टू बी सैटिस्फाइड, तो ही आपके लिए आपके ऊपर एप्लीकेबल रहेगा ये प्रोविजन, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ ये कहा गया है कि अब क्योंकि इन केसेस में आपके ऊपर टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं आती है, तो आप टैक्स पे काटोगे नहीं। ऑफ कोर्स जो बैंक है वो ऐसे केसेस में टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा, लेकिन स्पेसिफिकली ये बोला गया है कि अगर आप पेमेंट कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन को जिस पर आप टैक्स डिडक्ट नहीं कर रहे हो, ये जो 3 नए ऐड हुए हैं वो, या फिर जो पहले थे उनमें से कौन कौन आपने किसी और बिजनेस करस्पॉन्डेंट को पेमेंट किया है या किसी व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर को पेमेंट किया है, इन लोगों को अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको टैक्स काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा जिसमें आपको उनके जितने भी पेमेंट्स हुए हैं उनकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। तो डिपार्टमेंट को डिटेल्स आपको देनी है अभी भी, भले ही टैक्स नहीं काटना है। तो बेसिकली क्या बोला उन्होंने कि अगर पेमेंट हो रहा है किस किस को, बिजनेस करस्पॉन्डेंट को, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर को और इन लोगों को जो कि नए एडिशंस हुए हैं, उन लोगों को अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको टैक्स नहीं काटना है, बट अंडर सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसेस आपको क्या देना पड़ेगा, डिटेल्स देनी पड़ेगी। तो जो बैंक है वो डिटेल दे देगी कि हाँ हमने बिजनेस करस्पॉन्डेंट को इतना इतना हमारे यहाँ से उसने विड्रॉ किया है, ये आप सरकार को बता दोगे, टैक्स आपको नहीं काटना है। अब टीडीएस का क्रेडिट किसको मिलेगा, तो बाकी सेक्शंस में इस सेक्शन से क्या अलग है, बाकी सेक्शंस में सामने वाले की इनकम जनरेट हो जाती है, तो बहुत इजी है कि जिसकी इनकम है उसको क्रेडिट दे दोगे आप, सिंपल, जो टैक्स पे करने वाला है। यहाँ पर ऐसे सामने वाले के हाथ में कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है। अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो मैं कैश विड्रॉ कर रही हूँ इसलिए मेरा टैक्स डिडक्ट हो रहा है, मेरी कोई इनकम थोड़ी जनरेट हो रही है। तो जिसके अकाउंट में से पैसा विड्रॉ हो रहा है उसे क्या दिया जाएगा, इस सेक्शन का क्रेडिट दिया जाएगा। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स विच हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 194N, जो कि नई चीजें हैं जिनमें चेंजेस आए हैं। अब हम बात करेंगे 194M की। 194M में ऐसे बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। बेसिकली 194M जो सेक्शन है अगेन उसका भी एक छोटा सा रिवीजन हम लोग ले लेंगे पहले, तब तक आप पहले ये नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे 194M के अमेंडमेंट्स पर। चलिए सो आगे चलते हैं। 194M में एज सच स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, चेंजेस कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें तो सिर्फ कुछ डेट्स नोटिफाई कर दी गई है जो अभी तक नहीं थी, टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब कर दी गई है जो अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं थी। अगेन पहले हम सेक्शन के अमेंडमेंट्स पढ़ने से पहले क्या बात करेंगे कि सेक्शन क्या बात करता है उसको रिवाइज कर लेंगे पहले 1 मिनट में, एंड देन वी मूव ऑन टू द चेंजेस और टू द अमेंडमेंट्स। सो 194M हम लोगों ने बात करी है, अगेन ये भी 194M जैसा ही है, दोनों ही सेक्शंस 1 सितंबर 19 से ही नोटिफाइड हुए हैं। और यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ जो कि 194C, 194H और 194J से बाहर होता है, वो अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं या प्रोफेशनल फीस का पेमेंट कर रहे हैं या कमीशन का पेमेंट कर रहे हैं, तो इस सेक्शन में उन्हें टैक्स डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है इफ द अमाउंट क्रॉसेस द लिमिट ऑफ 50 lakhs। तो हम लोगों ने ये सेक्शन पढ़ा हुआ है प्रॉपरली कि 50 लाख से ज्यादा का अगर आप पेमेंट कर रहे हो और आप 194C, JH, C इज फॉर कॉन्ट्रैक्ट, J इज फॉर प्रोफेशनल फीस और टेक्निकल फीस का सेक्शन जो होता है, एंड H इज फॉर कमीशन और ब्रोकरेज, इन तीनों से अगर आप बाहर हो तो ही आपके ऊपर 194M एप्लीकेबल होता है। अब सेक्शन तो पूरा एज इट इज है, बस इस सेक्शन में टैक्स काटने के बाद सरकार के पास जमा करने की समय सीमा अभी तक नहीं बताई गई थी, जो अब बता दी गई है। सो बेसिकली जब आप कोई भी सेक्शन के हिसाब से हम पढ़ते हैं तो आपका एक टाइम लिमिट होता है। जैसे नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो जिस महीने में आप टैक्स डिडक्ट करते हो उसके अगले महीने की 7 तारीख तक आपको सरकार के पास उस टैक्स को जमा कराना होता है। लेकिन क्योंकि 194M is a section which can apply on any person, नॉर्मल पर्सन जो कि बिजनेस में नहीं भी एंगेज है तो भी हो सकता है 194M में कवर हो जाए।
ऐसे केसेस में नॉर्मली एक इजी चीज रख दी जाती है, दैट इज आपको चालान कम स्टेटमेंट देना होता है। सो हमने पहले भी ऐसे सेक्शंस पढ़े हुए हैं, जब हम टीडीएस पढ़ रहे थे तभी भी हमने बात करी हुई है, और भी ऐसे सेक्शंस हैं जहां पर आपको चालान कम स्टेटमेंट देना होता है। वैसे ही एक और सेक्शन अलग से और नोटिफाई कर दिया जो कि है 194M। चालान कम स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि आपको अलग से चालान पे करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ चालान कम स्टेटमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि पहले पेमेंट करो फिर रिटर्न फाइल करो जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है टीडीएस का। यहाँ पर आपको चालान और स्टेटमेंट एक साथ देना है। मतलब जिस मंथ आपने डिडक्ट किया है टैक्स, सपोज मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं मेरे पर्सनल पर्पसेस के लिए मैंने किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है 1 करोड़ रुपए का, क्योंकि 50 लाख की लिमिट एक्सीड हो गई तो मेरे ऊपर 194 अप्लाई हो गया। 194M की बाकी भी कंडीशंस अप्लाई हो गए, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं, तो मैंने टैक्स काट लिया। अब सामने वाले का टैक्स मैं कब जमा करूंगी, तो जिस मंथ मैंने डिडक्ट किया है, मान लो मैंने डिडक्ट किया है अक्टूबर में, तो अक्टूबर खत्म होने से 30 दिन के अंदर अंदर मुझे इसको डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के लिए चालान कम स्टेटमेंट भरा जाएगा, तो उसी चालान के साथ मतलब दैट स्टेटमेंट विल एक्ट बोथ एज चालान एंड एज अ स्टेटमेंट। तो उसी में सामने वाले की मेरी सारी डिटेल्स रहेंगी, हमारे ट्रांजेक्शन की डिटेल्स रहेंगी। नॉर्मली हम पेमेंट अलग से करते हैं, रिटर्न अलग से भरते हैं, यहाँ पे वो डबल से चीज करने की जरूरत नहीं है। एंड योर चालान कम स्टेटमेंट विल बी 26QD। तो आपको याद होगा हमने 26QB QC ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम जब हम रेगुलर सेक्शंस पढ़ते हैं टीडीएस के। QD इज अ न्यू चालान कम स्टेटमेंट विच इज फॉर 194M। और जैसे बाकी सेक्शंस में होता है, टैक्स डिडक्ट होने के बाद, रिटर्न फाइल होने के बाद आप टीडीएस सर्टिफिकेट मांगते हो, मतलब बेसिकली रिक्वेस्ट करते हो टीडीएस सर्टिफिकेट। तो टीडीएस सर्टिफिकेट यहाँ पर करने का अगेन टाइम लिमिट सेम है जो नॉर्मल होती है, 15 डेज फ्रॉम दी ड्यू डेट। तो यहाँ पर जो भी आपकी ड्यू डेट आएगी, डिपेंडिंग ऑन द मंथ इन विच यू हैव डिडक्टेड, आपकी ड्यू डेट आएगी। उस ड्यू डेट से 15 दिन के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट करना है। किस चीज का सर्टिफिकेट? टीडीएस सर्टिफिकेट, जो कि आप आपके सामने वाले पर्सन को दोगे जिसका टैक्स आपने डिडक्ट किया है, कि ये रहा सर्टिफिकेट, प्रूफ कि मैंने आपका टैक्स डिडक्ट करके मेरी जेब में नहीं रखा है, मैंने किसको दे दिया है, गवर्नमेंट को दे दिया है। सो बेसिकली दिस इज अ प्रूफ एज फॉर द डिडक्टी कि हाँ मेरा जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो बराबरी से सही पर्सन के पास, डिपार्टमेंट के पास पहुंच चुका है, प्लस उसको क्रेडिट क्लेम करने में भी यहाँ से इजी हो जाता है। सो दीज आर द चेंजेस और यू कैन से न्यू एडिशंस। ये ड्यू डेट्स अभी तक टाइम लिमिट्स प्रिस्क्राइब नहीं थी, अब प्रिस्क्राइब कर दी गई है। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर्स, दैट इज प्रोविजंस रिलेटेड टू रिटर्न फाइलिंग्स। इसमें ज्यादा कुछ मेजर एज सच चेंजेस नहीं है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं एंड मोस्टली प्रोसीजरल चेंजेस हैं। सो लेट अस डिस्कस क्या कहा गया है। तो प्रोविजंस रिलेटेड टू रिटर्न फाइलिंग पे हम बात कर रहे हैं। प्रोविजंस रिलेटेड टू रिटर्न फाइलिंग, चले तो शुरू करते हैं। सबसे पहली जो चीज कही गई है वो ये है कि मैनर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ पैन टू अ पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड अ पैन बट पजेसेस आधार नंबर। सो बेसिकली जब हम प्रोविजंस टू रिटर्न फाइलिंग पढ़ते हैं तब हमने ये बात करी हुई है कि कहीं कहीं पर जहां पर आपको पैन नंबर देने की जरूरत होती है, दैट इज योर परमानेंट अकाउंट नंबर देने की जरूरत होती है, तो वहां पर अगर आप पैन नहीं दो, आपका उसकी जगह आधार नंबर दे दो तो भी अलायबल होता है। तो उन्होंने ये कहा है कि सपोज मैं हूं, मेरे पास पैन नहीं है फॉर एग्जाम्पल और आधार है मेरे पास, तो ऐसे पर्सन को पैन अलॉटमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा। सो क्या कहा गया है दैट it provides, the Finance Act provides that every person who is required to furnish or intimate or quote his PAN and has not been allotted a PAN but possesses Aadhaar number may quote his Aadhaar number in place of his PAN। जो अभी हमने बात करी कि ऐसे जो प्रोविजंस हमने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी एक्ट में, जहां पर आपको पैन देना पड़ता है, देयर आर वेरियस ट्रांजैक्शन जहां पर आपको पैन नंबर देना पड़ता है सामने वाले को, तो वहां पैन की जगह आपके पास आधार है, पैन नहीं है तो आप आधार दे सकते हो। यहाँ पर उन्होंने इसी चीज में थोड़ा सा और चेंज किया है। नॉर्मली जब आप पैन अप्लाई करते हो तो आपको उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, तो आपका पैन का प्रोसेसिंग आगे बढ़ता है। सो क्या कहा गया है दैट रूल, द स्पेसिफिक रूल prescribes that submission of application of allotment of PAN by the applicant should be accompanied by prescribed documents, जैसे कि proof of identity, address, date of birth, ये सब। तो मैं अगर मेरा पैन अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे ये सारे प्रूफ लगाने पड़ते हैं। अब उन्होंने ये बोल दिया है कि अगर आपके पास पैन नंबर अभी नहीं है, आधार है
और आप अलग अलग जगहों पर जहां पैन कोट करना है वहां आधार कोट कर रहे हो, तो फिर आपको पैन के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको अलग से सारी चीजें वापस सबमिट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या कहा गया है, देखें, विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of September 2019 एनी पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड अ पैन बट possesses the आधार नंबर, पैन तो नहीं है बट आधार नंबर आपके पास है, and has furnished आधार नंबर इन लिeu ऑफ हिज पैन, और आपने आपके आधार नंबर फर्निश करा है इन प्लेस ऑफ योर पैन, जहां आपको पैन फर्निश करना था वहां पैन की जगह आपने आधार नंबर फर्निश कर दिया है, shall not be required to apply or submit any documents under rule 114। वही जो हमने बात करी, क्या बात करी कि मेरे पास पैन नहीं है पर आधार है, तो इनकम टैक्स में जहां मुझे पैन बताना था वहां मैंने आधार लिख दिया। अब अगर मैं पैन के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ तो मुझे अलग से अप्लाई करके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा गया है, एनी पर्सन हु हैज नॉट बीन अलॉटेड अ पैन बट possesses आधार may apply allotment of PAN by intimating his आधार number and shall not be required to submit any documents। तो आप आधार के बेस पर ही अब अपना पैन भी जनरेट हो जाएगा, वो और आसान कर दिया काम। तो अगर आपके पास आधार है तो आपको पैन के लिए वापस मेहनत करने की और सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। लास्ट चीज, डेट फॉर इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इज एक्सटेंडेड। सो शुरुआत में हमने ये बात करी हुई है, नॉर्मली हमें पता है दैट जब भी आप आजकल नाउ इट इज कंपलसरी टू लिंक योर पैन एंड आधार। सो बेसिकली आपका जो पैन है उसको आपको आधार से लिंक करना जरूरी होता है, तो आपको आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे आपका आधार नंबर भी इंटीमेट करना है। सो क्या कहा गया है, एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड पैन as on 1st of July 2017 and is eligible to obtain Aadhaar number shall intimate his Aadhaar to the prescribed authority। Now इसके लिए जो ड्यू डेट्स हैं, जो नोटिफाइड ड्यू डेट्स है कि कब तक आपको आपका आधार नोटिफाई करना है डिपार्टमेंट के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, तो उसकी डेट्स जो है वो एक्सटेंड हुई हैं। क्या कहा गया है, अकॉर्डिंगली एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड अ पैन एंड इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार शैल इंटीमेट द आधार ऑन और बिफोर 30th of September। ये जो डेट थी ये 30th सितंबर से पहले 31st दिसंबर हुई और अब इसको 31st मार्च तक एक्सटेंड कर दिया है। मतलब अब आपको आपका जो आधार इंटीमेट करना है, अगर आप 31 मार्च 2021 तक करते हो तो भी चलेगा। 31 मार्च 2021 तक की इसकी डेट एक्सटेंड कर दी है। हाउएवर, notwithstanding the last date of intimating or linking the Aadhaar with PAN, it is clarified that it is mandatory to quote and link Aadhaar while filing the return of income unless specifically exempted। तो ये सिर्फ लिंकिंग के लिए डेट आगे बढ़ी है। अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हो तो रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर आपको आधार कोड करना मैंडेटरी हो चुका है। सो विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 19 वो चीज तो हो ही चुकी है। सिर्फ किस चीज को आगे बढ़ा दिया गया है, अगर आप जनरली आपका इंटीमेट कर रहे हो आधार, उस प्रोसीजर को उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। सो बेसिकली नाउ दैट ड्यू डेट इज 31st मार्च 2021। ठीक है, तो बढ़ते बढ़ते वो तारीख अभी कहां तक पहुंच चुकी है, 31 मार्च 21 पर। ये ध्यान रखना है कि ये दो अलग अलग बातें, रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर आपको देना जरूरी है, सिर्फ अलग से लिंक करना है तो उसकी डेट आगे बढ़ चुकी है। सो दीज आर दी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्यों इम्पोर्टेंट, क्योंकि अमेंडमेंट है। सो दीज आर दी अमेंडमेंट विच हैव बीन नोटिफाइड फॉर आवर अटेम्प्ट, विच आर रेलेवेंट फॉर आवर अटेम्प्ट। गो थ्रू दीज प्रॉपरली। आप एक बार स्टैट्यूटरी अपडेट आपके हिसाब से भी आप गो थ्रू करके देखिए, रीड करके देखिए, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स, एनी इश्यूज, यू कैन कॉन्टैक्ट, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट।